एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए वीवीआई सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी अपलोड था। पार्ट 3 मैंने इसलिए नहीं किया था कि मुझे लगा कि भाई देखिए मैथ में क्या होता है ना कि जिन लोगों ने पढ़ाई कर लिया है तो फिर वो एग्जाम के एक दिन पहले मूवी भी देखेंगे ना, तब भी वो मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। इसके पीछे कारण ये होता है कि मैथ को रटने वाली चीज़ नहीं होती। तो मुझे लगा ठीक है, ये जो सेट है मैंने इसको अपलोड भी कर दिया था टेलीग्राम के चैनल पे। मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, आप जाएंगे वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम के हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ अपडेट आपको मिलता रहता है। लेकिन फिर भी एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि सर कम से कम कुछ और आगे का कुछ क्वेश्चंस करवाइए, तो हमने कहा ठीक है। हालांकि कल ही आपका पेपर है मुझे मालूम है, लेकिन मैंने कहा ठीक है, अगर कुछ हेल्प हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने करवा दिया था। नाउ वी विल फर्दर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम क्वेश्चन नंबर 22 करने वाले। अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखें तो आपको क्या इसमें दे रखा है, आपको इसमें दे रखा है कि यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को इसमें दे रखा है एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, थीटा माइनस साइन थीटा आपको दे रखा है। और यदि आप बाई इज इक्वल टू बात करते हैं तो बाई इज इक्वल टू दे रखा है ए 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है। तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि डी बाई बाई डी एक्स निकालना है और लास्ट में थीटा की वैल्यू आपको पाई बाई 2 कर देना है। इस तरह के सवाल जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बस उसको थोड़ा सा जो है पेशेंस के साथ बनाने की जरूरत होती है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको एक्स और बाई दोनों दे रखा है। पहले तो आप क्या करेंगे, देखिए आप दिमाग थोड़ा सा लगाइए, एक्स को भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और बाई को भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि बाद में जो डी थीटा और डी थीटा होता है वो जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे हमारा जो रिक्वायर्ड हमारा डिजायर्ड डी वाई बाई डी एक्स होता है केवल वही बचता है। तो एनीवे सॉल्यूशन भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर किया गया है, जो आप ध्यान से देखिए। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ ऐसा ही जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ था एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, आप इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि जैसे देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, तो थीटा के लिए भाई 1 हो जाएगा। इसके अलावा साइन थीटा का कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा, यानी हमें ये मिल गया। अगर आप देखिए डी एक्स बाई डी थीटा हमें यहाँ पर ये मिल गया। इसके अलावा बाई इज इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है बाई इज इक्वल टू ए माइनस कॉस थीटा दे रखा है, राइट। तो अब यहाँ पर एक चीज हमें ये क्लियर हो जाएगी कि अगर बाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है तो हम बाई को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें डी बाई बाई डी थीटा मिल जाएगा। यहाँ इक्वेशन 1 मान लिया था, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि डी थीटा और डी थीटा का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें डी बाई बाई डी एक्स केवल मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आपको ये रिक्वायर्ड आंसर जो मिलता है ये आपको मिलता है। साथ में इसने कहा था कि भाई थीटा की जो वैल्यू है वो आप पाई बाई 2 फिट कर देना। तो आप अपने हिसाब से थीटा आप पाई बाई 2 पुट कर दीजिए और यहाँ से आप रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके सॉल्यूशन में मत जाइए, आखिरी सॉल्यूशन पे आप अपने तरीके से करेंगे तो आपको हो जाएगा। मैथ की यही सबसे अच्छी बात है कि अगर एक सेट भी आप मैथ का कोई भी सेट अगर एक सेट ढंग से बना लेते हैं और आपको मालूम है कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, कहाँ पर क्या करना है, तो इस जैसे आप कई सारे सेट बना देंगे। उसी में कम ज्यादा हो सकता है, कई बार एरर हो जाता है, कई बार गलतियां हो जाती है, या कई बार कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता, लेकिन इतना है पढ़ा हुआ रहेगा तो 100 में 80 नंबर तो कहीं नहीं जाता है। 70 से ऊपर रहेगा, 75 80 76 इतना नंबर तो रहता ही रहता है, आपका आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी देखिए उसमें देना होता है, जैसे कई बार डी बाई बाई डी एक्स का टर्म केवल इंक्लूड होता है, तो कई बार डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर भी टर्म उसमें इंक्लूड होता है। फिलहाल इसमें जो है मुझे डी बाई बाई डी एक्स दिख रहा है और ये हमें सोल्व करना है। अभी आप ग्रेजुएशन में भी जब मैथ लेंगे, है ना, जब मैंने भी मैथ पढ़ा था ग्रेजुएशन में, तो उसमें भी आपको बड़े लेवल पे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है और वहां भी आपको इस तरह के सवाल, खासकर फर्स्ट ईयर में तो आपको लगेगा सेम 12th ही दे रहे हैं, तो उसी में आपको देना होगा। फिलहाल अभी तो एनआईएस का पेपर आपको देना है, तो ये जो है डाटा यहाँ पर लिख लिया आपने। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो डी बाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है इसके पास क्या है, एक्स है, तो हम चाहते हैं कि भाई ये वाला एक्स ना यहाँ से हट जाए। अब देखिए ये वाला एक्स अगर यहाँ पर हटाएंगे यानी कि सब में एक्स एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो अगर हर टर्म में आप एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वाला एक्स तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे एक्स आ जाएगा। इसके जो एक्स स्क्वायर था ये एक एक्स कैंसिल करके एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सॉरी, हमारा जो फॉर्मेट बचा, हमारा ये फॉर्मेट बन गया।
भाई इस फॉर्मेट में हमें एक चीज समझ में आ गई कि इसमें दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इसमें डी बाई बाई डी एक्स मिला हुआ है, इसमें डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं है ये। तो आप बड़ी सिंपली यहाँ पर डी बाई बाई डी एक्स को आप चाहिए तो पी बाई बोल दीजिए, या फिर आप चाहिए तो इसको क्यू बोल दीजिए। पी की वैल्यू यहाँ पर 2/x करके जो भी यहाँ पर लिखा है। हालांकि देखिए यहाँ पर सिंपल फंडा यही यहाँ पर है कि जो डी बाई बाई डी एक्स, अगर इस चीज को इधर आप लाएंगे तो ऑब्वियसली x log x से फिर -2/x बाई यहाँ पर हो जाएगा। तो उसी का ये हिसाब किताब यहाँ पर सेटिंग ये लगा रहा है, ये कोशिश कर रहा है देने के लिए, ये कुछ हिसाब किताब से सेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि यहाँ पर प्लस होगा ये, है ना, ये मिस्टेक है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये यहाँ पर ये प्लस होगा यहाँ पर। तो डी बाई बाई डी एक्स, और देखिए p की जगह पर क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा, और q की जगह पर ये वाला हो जाएगा x log x यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से इसको आप इंटीग्रेटर फैक्टर जो होता है उसमें आप कर सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा है वही फिर आगे आपको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है फिर आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने हिंट दिया है, बाकी जिन्होंने पढ़ा है वो आगे इसको समझ के कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें एक और सवाल दिया हुआ था जिसमें वेरीफाई करना था y इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब यहाँ पर जो है इस तरह के सवाल होते हैं जहां हमें वेरीफाई करना होता है, ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है जिसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाई बाई डी एक्स है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर में दिया गया है। तो यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ जब d बाई बाई डी एक्स पे काम करेंगे तो ऑलरेडी देखिए क्या बोल रहा है, टेक द गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इससे क्या होगा कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे x को, है ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x में, तो जैसे यहाँ निकलेगा डी बाई बाई डी एक्स। तो अगर आप लिखते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्योंकि ऊपर में वेरीफाई करने के लिए कह रहा था तो आपने लिख दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, LHS में भी और RHS में भी। तो LHS में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, और RHS में डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर एक दिन का भी टाइम है तो फार्मूला जरूर याद कर लेना। ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी हमारे डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर। अच्छा ऊपर में वेरीफाई करना था y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यानी कि जो y की वैल्यू tan इनवर्स x अगर हम पुट करते हैं तो ओवरऑल इतना सोल्व करने के बाद हमारा 0 आता है कि नहीं आता है, ये आपको करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है अगर आप डी बाई बाई डी एक्स को इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली क्या हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, बाकी इसको आप भेज दो, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के हिसाब से आप डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो। अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको फिर से ये चीजें मिल जाएगी और इसको पुट करने पर ही आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ये इवेल्युएट करना है, यानी इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है उसको बड़े शिद्दत और बहुत पेशेंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ पढ़ा जाता है। आप जल्दबाजी में जो है इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व करना है, प्रैक्टिस वाली चीज होती है। फिर भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। और जिसे इसमें हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ ऊपर log x है, नीचे x/1 प्लस log x इंटू 2 प्लस log x है, dx लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में जो है आप ध्यान से देखिए, तो इंटीग्रेशन अगर आप निकालते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे सारा हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कई सारे पैटर्न और फॉर्मेट होता है, उन पैटर्न को अगर हम इजीली समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अब इस केस में ध्यान से देखिए, तो अब हम यहाँ u log x को मान रहे हैं, log x को u मान रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे du बाई डी एक्स और इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए log x का तो 1/x हो जाएगा, लेकिन जो du बाई डी एक्स था ये वाला dx कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इससे du की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, हमें पता चल गई, du की वैल्यू हमने पता कर लिया है। तो du की वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है, हमने पता कर लिया है, राइट। तो देखिए यहां पर जो है u हमने मान लिया। अब यहां से एक फायदा हमें मिल गया, पता है एक फायदा क्या मिल गया, अभी आपको पता चल जाएगा हमें क्या इससे बेनिफिट मिला है, क्या बेनिफिट नहीं मिला है। जैसे कि अब यहां पर देखिए u इज इक्वल टू हमने लिया log x,
है ना, डिफरेंशिएट किया तो डी यू मिल गया। अब इसका इस्तेमाल आगे होगा, कैसे आगे होगा देखिए, आगे इस तरीके से होगा कि ये जो log x था इसको हमने तो u मान लिया था, तो यहाँ पर हमने सिंपली u लिख दिया। इससे क्या होता है, इंटीग्रेशन का जो टर्म है वो छोटा हो जाता है, और इंटीग्रेशन का टर्म जब छोटा होता है तो उस कंडीशन में फिर जो है हमारे लिए इसको सोल्व करना और भी आसान हो जाता है। अब देखिए एक फायदा और सुनिएगा इसका जरा, क्या इसका फायदा है। इसका फायदा एक और यहाँ पर ये मिलेगा आपको कि जहाँ जहाँ log x है, log x जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ u रखने के लिए हमारे लिए बिल्कुल ईजी है। तो कितना ईजी बन गया ना हमारे लिए देखिए, ऊपर u आ गया, ये u+1 हो गया, ये u+2 हो गया। और खैर एक बात और आप समझिए यहाँ पे, और आपको एक चीज़ बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि जैसे ये था यहाँ पर dx और ये था यहाँ ax, तो है तो dx/x ही यहाँ पर, है ना, या 1/x कीजिए, तो ये वाला टर्म के लिए सीधा हमने du कर दिया। क्योंकि स्टूडेंट जब भी आप ध्यान रखना एक बात कि अगर आप पूरे इंटीग्रेशन को एक अल्फा किसी भी आप मान के चलो, किसी भी अल्फाबेट ऐसे u में करते हो तो लास्ट में du होना बहुत ही जरूरी है। अगर सबको t में करते हो तो लास्ट में dt होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर du फैक्टर बहुत जरूरी था, इसलिए du आएगा। क्योंकि अगर यहाँ u है, यहाँ u है, यहाँ u है और यहाँ du नहीं होगा तो फिर आप इसको सोल्व भी नहीं कर पाएंगे फिर तो इसीलिए जो है इसको हमने क्या किया, आराम से सोल्व कर दिया। u और नीचे सिंपली है, तो इसको सोल्व करने के लिए अब देखिए जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन हम डिकम्पोजिशन के जरिए करेंगे तो जैसे u ये है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ a लिखेंगे और u+1, b लिखेंगे u+2, है नहीं। और इसके बाद जो है आप देखिए आराम से, आप देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार आप इस फैक्टर को उठा के देखिए और एक बार आप इस फैक्टर को उठा के देखिए। इन दोनों ही फैक्टर में एक चीज आपको ये समझ में आ जाएगी जब आप इसको सोल्व करेंगे तो, कि नॉर्मली u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। इसके लिए अगर आप इसको नॉर्मली आप इसको सोल्व करेंगे अगर, तो a के साथ क्या आ जाएगा u+2, चूंकि आप लेंगे ना एलसीएम लेंगे u+1 और u+2 का कुछ इस तरह से लेंगे ना आप, इस तरीके से आप लेंगे इस तरह से। तो भाई जब आप इस तरीके से लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर, यहाँ u+2, यहाँ पर u+1 आ जाएगा। अब आप सेट कर लीजिए u की वैल्यू यहाँ पर -2 क्यों, क्योंकि -2 रहने से क्या फायदा होगा, और इसे b का 2 मिल जाएगा। फिर आप एक बार फिर सेट कीजिए u के वैल्यू -1, तो यहाँ पर जो है a -1 मिल जाएगा यहाँ पर फिर आपको। अच्छा ये चीज़ें कैसे मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर u+2 लिखा था इज इक्वल टू 0 करेंगे तो u इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए u+1 लिखा हुआ है तो u+1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो u इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद आपके लिए इसको सोल्व करना आसान हो गया। अब तो 1/, ईजी हो गया ना इसको सोल्व करना, सिंपली इसको है लॉग में सोल्व कर देंगे, लॉग में आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी आपको एक मिल रहा है। अच्छा इस वाले में तो आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज वाले जहाँ भी आपको लगे, अच्छा फैक्टराइज वाले में कैसे फैक्टराइज होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है x² - 1 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है x² - 1 और नीचे लिखा है x⁴ और नेक्स्ट इसमें लिखा है, हालांकि यहाँ प्लस होना चाहिए, +x² +1 है ये, लेकिन इसने क्वेश्चंस लगता है थोड़ा सा या तो यहाँ पर मिस्टेक है फिर या तो यहाँ पर मिस्टेक है ना, दोनों में किसी एक जगह होगा, अभी पता चल जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अब ऊपर में जो है क्या किया, पहले तो x² से सब में डिवाइड कर दीजिए, तो x² से सब में डिवाइड कर देंगे। मैं आपको तरीका केवल बताता हूँ। तो देखिए ये वाला x कट जाएगा यहाँ से, इसमें से x की पावर 2 बचेगी, x² पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर सब में आप इस तरह से करते हैं तो ये तो 1 ही बचेगा ना केवल, तो ये -1 में चला गया। ठीक है, ये माइनस, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, प्लस नहीं होगा फिर। और उसके बाद जो है फिर इसको सोल्व किया गया है। सोल्व करने में फिर एक चीज़ आपको पता चलेगी कि यहाँ पर मिला हमें 1 + 1/x² और यहाँ मिला x - 1/x का होल स्क्वायर। यानी कि एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर ये जो डाटा है x - 1/x, इसको अगर t मान लेते हैं तो t मानने से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑब्वियसली दोनों तरफ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो 1 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x² हो जाएगा, फिर आपको dx dt मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप मेरी बात समझिए, यहाँ पर ये जो है ना, यही तो हम चाहते थे कि 1 + 1/x² dx की जगह कुछ मिल जाए, dt मिल जाए हमें। और सवाल में ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर मेंशन देखिए ये वाला और इसके साथ ये वाला, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों की जगह हम dt कर देंगे यहाँ पर। और नीचे जो हमने माना था इसको t, ये t² + 1 हो जाएगा, फिर बन गया हमारा। और क्या, फिर सिंपली सोल्व करो, tan इनवर्स में आ जाएगा। वैसे यहाँ पर जो है इवैल्यूएट यहाँ पर है, तो इवैल्यूएट जो है, लेकिन ये जो आपको दिया है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट नहीं है, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही दिया गया है, 0 और π/2 दोनों ही दिया गया है। तो इसमें जो है, हालांकि मैंने मैथ के बैच में बहुत ही
ढंग से जो है इसको करवाया है। मैंने कैलकुलस वाले सेक्शन को करवाया था जब बैच चल रहा था, अभी फिर बैच स्टार्ट हो रहा है। तो कोई नहीं, मतलब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप लोगों को पेपर देने के बाद आते हैं और आपको लगता है कि भाई पेपर सही नहीं गया है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आपको जो है इमीडिएटली क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि अगले नेक्स्ट सेशन में जो है आप इसका फिर से दे सकें। क्योंकि देखिए आप लेट करेंगे, फिर एग्जाम फिर भरेंगे, फिर तैयारी नहीं होगी, फिर नंबर कम आएंगे, तो होपलेस आप हो जाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए जीरो, और इस तरह से इसी इंटीग्रेशन में इसको भी दिया, tan x को तोड़ दिया, फिर इसको सोल्व किया है, और क्या करेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट हम बात करें तो इसी का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर अप्लाई करके पूरा सेट किया है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन नंबर 26 में भी है, इंटरवल्स चेक करना है, एफ दे रखा है, उसका एक बार एफ डैश एक्स निकाला है। इसमें रोल्स थ्योरम हो गया, और भी कई सारे थ्योरम्स इसको पढ़ के जाना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ना होता है। तो उसी के ऊपर है, अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सब पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि किस कंडीशन में, देखिए एक तो होता है ग्रेटर देन जीरो, एक होता है लेस देन जीरो, जो आप उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसी से डिसाइड होता है ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ मोनोटोनस इस चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे एफ डैश एक्स यहाँ ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग हो गया, ये लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग हो गया, इसी पे चलता। अच्छा, इंटरवल में भी ये जो आपको दिखता है ये ओपन इंटरवल होता है ना। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि यदि आप इस तरीके से लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान के लिए 1 और 2, तो हम 1 को भी नहीं गिनती करेंगे, 2 को भी नहीं करेंगे, हाँ 1.1 से ले लीजिए और 1.99 तक आप ले लीजिए, इसके बीच की वैल्यूज को हम उठा के देंगे। और इस तरीके से यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें रेशियो पता करना है लाइन सेगमेंट का। तो लाइन सेगमेंट में 3D का है, 3D में आपका XYZ, यहाँ भी XYZ है। तो नॉर्मली एक इसका सेटअप होता है, सेटअप से आप नॉर्मली इसको यूज कीजिए। जैसे यहाँ पर आर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना एक्स, यहाँ लिखा है ये XZ प्लेन की बात कर रहा है ये। तो प्लेन वाला में जिन्होंने पढ़ा है वो आराम से इसको आप कर सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो फिर इतनी जल्दी तो खैर मैं नहीं बता पाऊंगा ना, आप समझ पाएंगे। हाँ 28 वाला आपका ये है कि इसमें जो है वेक्टर का है, जिसमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और a और b दिया है। ऐसा कई बार होता है कि आपको जो है वेक्टर्स दिए होते हैं उसमें आपस में करना होता है, तो ये तो खैर इजीली आप बना देंगे, एक जैसे टर्म खाली जोड़ देना, करना क्या है इसमें। जैसे यहाँ आई कैप है, यहाँ आई कैप 2i कैप हो गया, जे कैप है यहाँ 2j कैप 3j की, तो आसान है यहाँ पर। और इसका निकाल के, और उसके बाद अगर क्रॉस बोलेगा, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, नॉर्मल आप मैथ में भी है। तो इसमें जो है आप जब निकालेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जिसमें आप एक जगह पूरा IJK कर देंगे और बाकी जो भी डाटा निकला है, एक इसका यहाँ पर का और एक इसका यहाँ पर का, ठीक है, A और B का आप कर देंगे यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिया तो होगा A का IJK और इसका 2 3 4 यहाँ आ गया ना, A प्लस B का आ गया और A माइनस B का यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसको पुट करके फिर आंसर ले आएंगे, और क्या। खैर सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन डी में भी आपका है फॉलोइंग सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस दे रखा है, मैट्रिक्स मेथड सोल्व करना है। तो मैट्रिक्स यहाँ पर जो है नॉर्मल जिसका एडजेसेंट वगैरह जिन्होंने मैट्रिक्स पढ़ा है उनको अच्छे समझ में आएगा, और उनके लिए हलवा है, कोई हार्ड नहीं है। और जब मैंने कहा ना जिनका पढ़ा हुआ उनके लिए बिल्कुल फिट है, फिर नया बिल्कुल सोचेंगे तो फिर दिक्कत। जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वही कर सकता है जिसने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया, सब कोई नहीं कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि 3 रो में या 3 कॉलम की बात दे गई है, 3 रो 3 कॉलम में जो है अच्छे का पसीना छूट जाता है। इसके अलावा शो करना एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पर है, हाइपोटेनियस मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो इसमें वन ऑफ द साइड इसमें बना दिया है, एंड देन आफ्टर जो है फिर इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला लगाया, फिर इसका नॉर्मल साइज का निकाला है। मैक्सिमम मिनिमा की बात करता है, तो मतलब मैं इसमें यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा का जो केस होता है ना, वो मैक्सिमा मिनिमा केस में जैसे एक जब हम लोग सेटअप में जाते हैं, मैं कह रहा हूँ आराम से इसको, इसलिए मैंने पार्ट 2 बनाया था। तो मैंने कहा था कि भाई पार्ट 3 की ना आप आराम से करना, लेकिन फिर भी मैं केवल गाइड कर सकता हूँ आपको चीज़ों को। जैसे यहाँ पर लिखा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, अब इतने बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया था लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, जिन लोगों ने रिवीजन वगैरह किया होगा मेरे बैच में उनके लिए बहुत बढ़िया होगा, या आप भी पढ़े होंगे। इसमें कुछ नहीं करना होता, डिफ्रेंशिएट करना होता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 2x³ माइनस 3x² प्लस माइनस 12x प्लस 8, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 कर दीजिए। 0 करने के बाद यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज निकलेगी। अब उस x की वैल्यूज से हम डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि कितना से कितना जाएगा, है ना, -1 से 2 में कितना जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो हम मिल जाता है हमें कि माइनस पुट करने पर 15 आ रहा है और बाकी 2 पुट करने पर -12 आ रहा है, तो हमें वहाँ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा की वैल्यू पता चल जाती है। इसमें लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड विद द इलिप्स। अब इलिप्स का स्ट्रेट लाइन का है, तो अब इसमें तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग है,
लेकिन हाँ वही है कि भाई इसको कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं का है, तुरंत में मैं तो कुछ नहीं बता सकता। बाकी ये इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना इतना है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, ये प्लेन का ये सवाल हो गया यहाँ पर, इस तरह से सॉल्विंग है इसका। और डीलर है 15,000 ओनली फॉर पर्पस ऑफ राइस वीट, राइस कॉस्ट इतना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बनता है लास्ट सवाल जो यहाँ पर दिया है वो इस वे में बनता है कि भाई जैसे कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, लेट बी सपोज कि आपके सामने एक मतलब जेड का मैक्सिमाइज ये 100x + 80y, जैसे आप 10th में पढ़ते थे वही मानेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या इज इक्वल टू की जगह इस तरीके से रहता है, इसको लेस देन इक्वल टू बोलते हैं या ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं। बस यही इसमें करना होता है यहाँ पर, जिसमें ये x ग्रेटर इक्वल 0 आ गया और y भी ग्रेटर इक्वल 0 आ गया। ये सबसे लास्ट का था यहाँ पे। तो ओवरऑल मैथ में हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। देखिए इतने कम टाइम में आप ये उम्मीद तो खैर नहीं करें कि आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगा कि अगर आपको नहीं भी कुछ आता है 3 घंटे झेल कर आइए। ज़िंदगी का वो 3 घंटा आपको हमेशा याद रहेगा कि मैथ के पेपर में गए थे, आए या ना आए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए, और अगर आपका डर है तो आपको आते हुए भी आप सही नहीं कर पाएंगे, ये भी आप ध्यान रखना। तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी किया है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया है, डर रहे हैं, उनको डबल शुभकामनाएं। और जो बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो उनको हमारी तरफ से उससे भी ज़्यादा शुभकामनाएं कि आप 3 घंटे झेलिए और जाइए, सवाल ही एटलीस्ट कम से कम अटेम्प्ट करके आइए। और यही सोच के आना है कि अगला पेपर जब हम देंगे ना 3 घंटे वाला, तो उसमें ये हालत नहीं होनी चाहिए। खैर मैं उम्मीद तो यही करूंगा और प्रार्थना करता हूं कि आप इसमें पास कर जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप जो है एक सिरदर्दी फिर से लेके आएँ और फिर से आपको मैथ वैथ पढ़ना पड़े। तो पहली कोशिश तो यही रहेगी कि आप पास कर जाएं और अच्छे नंबर से पास कीजिए। कई बार किस्मत भी साथ दे देता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉड का शिकार मत होना, ठीक है। अपने मेहनत से पास करना, और कोई भी फ्रॉड ऐसा पैसे वैसे को लेकर मत करना, क्योंकि ये NIS है, ये आपका लास्ट पेपर नहीं, अगला पेपर भी आपका होगा जिसमें आप दे सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।